पिछले वीडियो में मैंने आप ग्रामीण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययन के बारे में आपको बताया था। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ उपागम बताए थे कि जिस उपागम के माध्यम से या प्रोस्पेक्टस के माध्यम से ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से कुछ उपागम का संक्षिप्त विवरण ये है। पहला है ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम। 1951 से पूर्व के जितने भी समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए हैं भारतीय समाज के संदर्भ में, वो सभी ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के आधार पर हुए हैं, परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में हुए हैं। अब ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम क्या होता है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस उपागम के माध्यम से आदिम साम्यवादी अवस्था, समाज की जो प्रारंभिक अवस्था थी, उसके आधार पर मानव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक अवस्था कैसी थी? आदिम साम्यवाद था, जहाँ पर मनुष्य सभ्यता के बारे में पूर्णतः अनभिज्ञ था। उसके सभ्यता और उसके जो संबंध थे कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाते थे, क्योंकि वो आदि मानव था। जंगली सभ्यता, जंगली सामुदायिक जीवन जी रहा था उस समय, और उसके केवल दो ही उद्देश्य होते थे, अपनी सुरक्षा और अपना पेट भरना। और उसकी संपूर्ण जो गतिविधियां होती थी उस तत्कालीन समय के अंतर्गत केवल इन दो ध्येय के इर्द गिर्द घूमती थी। यानी उसका संपूर्ण जीवन जो था वो दिन और रात को मिला के जो भी काम करता था केवल अपनी सुरक्षा और अपने पेट भरने के संबंध में था, क्योंकि उसे किसी भी समाज के, आज की आधुनिक भौतिक दुनिया के किसी भी तथ्य के संबंध में वो अनभिज्ञ था। धीरे धीरे जैसे जैसे आविष्कार बढ़ने लगे, आग का आविष्कार हुआ, कृषि व्यवस्था आई, तो उसके सामाजिक जीवन में जो बदलाव आते चले गए और उससे समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो परिवर्तन आए, वो इस समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अध्ययन का मूल आधार होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के तहत सरलता से जटिलता की ओर और अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता की ओर अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। यानी प्रारंभिक अवस्था मनुष्य की कैसी थी, या ग्रामीण समाज के संदर्भ में प्रारंभिक अवस्था में ग्रामीण समाज व्यवस्था किस प्रकार थी, और आधुनिक व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न समय के साथ साथ ग्रामीण समाज व्यवस्था में किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिले हैं। ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के माध्यम से उन सभी अध्ययनों को प्रस्तुत किया जाता है या किया जाता है। तो इस संदर्भ में ग्रामीण समुदाय से संबंधित दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, आदिम साम्यवाद के इतिहास को ज्ञात करना, यानी संबंधित ग्राम व्यवस्था के आदिम साम्यवाद को ज्ञात करना, और दूसरा, भारतीय गांव को लघु गणतंत्र के रूप में देखना और उनकी विशेषताओं के ज्ञात करना। तो आगे बढ़ते हुए हेनरी मैन ने भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के संदर्भ में आदिम साम्यवादी व्यवस्था पर और एक प्रस्तुत बुक लिखी थी, विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट एंड वेस्ट। उसके अंतर्गत इन्होंने ग्रामीण समाज, कृषक समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। उनका ग्रामीण समाज का इतिहास क्या है, उसका उद्विकास किस प्रकार हुआ, उसकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार धीरे धीरे बढ़ती चली गई या परिवर्तन आते गए, इन और भूस्वामित्व व्यवस्था, जमींदारी प्रथा इत्यादि सबका वर्णन भी इन्होंने किया है। इसी संदर्भ में बेडन पावेल ने अपनी पुस्तक विलेज कम्युनिटी इन इंडिया के अंतर्गत भी ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के माध्यम से भारतीय ग्राम समाज का अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसने ग्रामीण समाजशास्त्र को विषय वस्तु प्रदान की। दूसरा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। अब संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या है? सर्वप्रमुख इसका प्रयोग जो किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के अंतर्गत। इस उपागम के तहत क्या होता है, संपूर्ण इकाई को एक मानव शरीर समान समझकर उसके विभिन्न अंगों को पृथक पृथक प्रकार्यात्मक आधार पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। संरचनात्मक संरचनात्मक रूप से तो एकीकरण और प्रकारात्मक रूप से विभिन्नताओं के आधार पर पारस्परिक निर्भरता और निर्भरता के तहत एकीकरण होना। 1955 के बाद के जितने भी ग्रामीण समाजशास्त्री संदर्भ में अध्ययन हुए हैं वो इसी उपागम के तहत हुए हैं। इस उपागम में संपूर्ण ग्रामीण समुदाय को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न अंगों का संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे ग्राम समाज की सामाजिक संरचना की जो मूल इकाई है उसके प्रमुख विभिन्न भाग क्या है, वो उसे संपूर्ण शरीर समान मानकर उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन करना और उनका प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता के आधार पर एकीकरण का प्रस्तुतिकरण करना। उसमें विभिन्न अंग क्या होंगे ग्रामीण समाज के? विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था इत्यादि। इस संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास ने का जो 1952 का जो अध्ययन था कुर्ग समाज व्यवस्था का, S.C. दुबे ने शामीरपेट गांव का अध्ययन किया था, D.N. मजूमदार द्वारा मोहना और दुद्दी गांव का अध्ययन किया था,
बी आर चौहान द्वारा राणावतों की सादड़ी नामक गांव का अध्ययन किया था। विलियम वाइजर ने जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था। आदि सभी अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से संबंधित है, क्योंकि इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यवस्था को एक इकाई मानकर उसके विभिन्न अंगों का प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अगला है अंतर अनुशासनात्मक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक इकाई, कोई भी सामाजिक इकाई को लेते हैं तो उसके विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा वैश्विक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। अब सामाजिक इकाई गांव विषय, कोई महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो सकता है, कोई ग्राम हो सकता है, ग्राम का कोई विभिन्न अंग हो सकता है, जैसे अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि का विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा अपनी वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के उपागम में विभिन्न विषय विशेषज्ञ एक अध्ययन दल के रूप में काम करते हैं, किसी समस्या का विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करके समग्र रूप से अंत में एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे भारतीय ग्रामीण समाज के सामाजिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन का चित्रण प्रस्तुत करना है तो संस्कृति एक बहुआयामी व्यवस्था है। संस्कृति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म आदि एक ग्राम समाज का संपूर्ण विवरण सम्मिलित होता है। या परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो परिवार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं। उन सभी का एक विषय विशेषज्ञ यानी धार्मिक कार्य संबंधित धर्म, अर्थव्यवस्था संबंधी आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक विशेषज्ञ द्वारा अर्थव्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञ द्वारा राजनीति संबंधी दृष्टिकोण अगर किया जाता है, और उन सबने अपने अपने अध्ययन करके जो अंत में निष्कर्ष निकालते हैं वो अंतर अनुशासनात्मक पद्धति होती है। एक निश्चित नियमावली के अंतर्गत इसमें विशेषज्ञ दल काम करता है। इस संदर्भ में एग्जाम्पल के तौर पर S.C. दुबे ने इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, एक इनकी बुक का नाम था, उसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का ग्रामीण समाज व्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव क्या पड़ा है उसका अध्ययन प्रस्तुत किया था। और बहुआयामी प्रभाव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में होने वाले समस्त परिवर्तनों को विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया था और अंत में निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय ग्राम में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है। तो ये है अंतर अनुशासनात्मक उपागम। अगला है तुलनात्मक उपागम। तुलनात्मक उपागम जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसके अंतर्गत एक ही समय आयाम के अंतर्गत एक ही समय आयाम में दो विभिन्न गांवों का अध्ययन या फिर दो भिन्न भिन्न समय में एक ही गांव की समाज व्यवस्था का अध्ययन और उसमें अंतर का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें कितनी समानता है, कितनी असमानता है, कि प्रारंभिक समाज व्यवस्था कैसी थी, आधुनिक कैसी है। ये तो हो गया दो भिन्न समय में एक गांव का अध्ययन। और दो गांव का एक ही समय में अध्ययन किया जाए, जैसे दो गांव ले लेते हैं हम पास पास के, तो उनमें क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। तो ये है तुलनात्मक उपागम। इसके माध्यम से ग्रामीण समाज व्यवस्था की जो अध्ययन प्रस्तुत किए जाते हैं वो तुलनात्मक अध्ययन होते हैं। इस संदर्भ में ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको के टेपोजालान गांव का तुलनात्मक अध्ययन किया था और उसके तहत उन्होंने भारत के रानीखेड़ा गांव से मैक्सिको के टेपोजालान गांव की तुलना की थी और उसके समानता और विभिन्नताओं को प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार योगेश अटल एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने भी मध्य प्रदेश के खेरिया और राजस्थान के खेड़ी गांव का तुलनात्मक अध्ययन किया था और समानता विभिन्नताओं का प्रस्तुतिकरण किया था। इसी संदर्भ में प्रोफेस्टाइन, के.एल. शर्मा और रामकृष्ण मुखर्जी जैसे समाजशास्त्रियों ने भी क्रमशः मैसूर यानी प्रोफेस्टाइन ने मैसूर गाँव में और के.एल. शर्मा ने राजस्थान में और रामकृष्ण मुखर्जी बंगाल के 6 गाँवों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था और अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया था, निष्कर्ष निकाले थे। और इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की विषय वस्तु का निर्माण होता चला गया।